हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ओके, अभी ग्रेविटेशन के बारे में हम लोगों ने पहले बहुत सारे डेफिनेशंस देखे, बहुत सी छोटी छोटी थियोरी देखी। ये साल हम लोग पूरा उस पर एक चैप्टर देखने वाले। ओके, सो ये फिजिक्स का पार्ट होता है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में ये फिजिक्स का पार्ट होता है। ग्रेविटेशन होता है क्या बेसिकली? तो ग्रेविटेशन हम लोग को पता है ये एक फोर्स है जिसको हम लोग यूनिवर्सल फोर्स बोलते हैं, बिकॉज ये पूरे यूनिवर्स में एक्ट कर रहा है। इज नॉट एक्टिंग ऑन ए पर्टिकुलर प्लैनेट या फिर समथिंग, ये यूनिवर्स में एक्ट करता है। हर दो ऑब्जेक्ट, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट ए, ये एक ए ऑब्जेक्ट है, एक बी ऑब्जेक्ट है, ये दोनों के बीच में जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये चीज़ को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। हर यूनिवर्स में हर जो ऑब्जेक्ट्स है दोनों के बीच में एक फोर्स होता है, वो चीज़ को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। इसका इन्वेंशन किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने किया था। ओके, कैसे किया था? तो एक बार वो पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा। ठीक है, तो जब वो एप्पल नीचे गिरा तो उन्होंने ये सोचा कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, वर्टिकली नीचे क्यों गिरा। ठीक है, ये ऐसा ऊपर क्यों नहीं चला गया, ये ऊपर क्यों नहीं गया, उड़ क्यों नहीं गया, या फिर ये टेढ़ा क्यों नहीं गिरा, ये स्ट्रेट नीचे क्यों गिरा। तो ये सबका पीछे जब उन्होंने रिसर्च किया तभी उनको पता चला कि ये जो एप्पल जो नीचे गिरा, ये नीचे मतलब ज़मीन की ओर नहीं आया, ये अर्थ के सेंटर की ओर गया। तो अर्थ के सेंटर की ओर ऐसा गया परपेंडिकुलरली। ओके, अर्थ के सेंटर की ओर ऐसा गया परपेंडिकुलरली। तो इसीलिए मतलब उनको फिर ये पता चला ये बात कि अर्थ के सेंटर से एक फोर्स है जो हर ऑब्जेक्ट को, अर्थ के अराउंड जो भी चीज़ है वो उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ को उन्होंने ग्रेविटेशन का नाम दिया। तो जब उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि ऐसा ऐसा परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से ये बराबर इस तरीके से गिरा, फिर उनको ये क्वेश्चन आया तो मून क्यों नहीं गिरता? अर्थ का ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हर अब जैसे एप्पल पे एक्ट कर रहा है, वैसे अगर यहाँ पे मून है तो मून पे भी एक्ट करना चाहिए। तो मून क्यों नहीं अर्थ के यहाँ पे गिर रहा है? ये चीज़ का थियरी हम लोग अभी देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ओके, फिर दूसरी बात है, हम लोग उनको फोर्स एंड मोशन के बारे में उन्होंने लास्ट ईयर पढ़ा था। व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स एक बोलते ना, कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए हम लोग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स को हम लोग न्यूटन में गिनते हैं। मोशन मीन्स क्या? अगर एक बॉडी मूविंग है तो उसको हम लोग बोलते हैं इट इज इन मोशन। ओके, देखेंगे गाइस सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अभी सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर डायरेक्शन में मूव होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऐसा घूम रहा है तो ये क्या है? सर्कुलर डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो ये चीज़ को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ओके, तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, एक रस्सी लेना है और एक रस्सी को पत्थर बांधना है। ठीक है, और उसको तुम लोग अगर ऐसा रोटेट करते हो, ठीक है, जब हम लोग उसको ऐसा रोटेट करते हैं तो वो सर्कुलर मोशन में वो पत्थर क्या हो रहा है? घूम रहा है। ओके, और ये जो फोर्स अभी देखो इस तरीके से वो पत्थर इस तरीके से घूम रहा है, गोल 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 गोल। ठीक है, एंड यहाँ से उसका मतलब हम लोग को जो बोलते हैं ना, हम लोग उसको रोटेट करें, तो ये जो पत्थर है ना, इसको अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो अगर ये पत्थर को अगर तुम लोग स्लो कर देते हो स्पीड, तो ऐसा घूमते घूमते वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा कर अगर जब हम छोड़ देते तो ऐसा घूमते घूमते वो अंदर आएगा। मतलब ये पत्थर जो घूम रहा है वो क्या कर रहा है? सेंटर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, बट ड्यू टू ये रस्सी की वजह से बंधा होने की वजह से वो ये पर्टिकुलर रेडियस में क्या हो रहा है? घूम रहा है। अगर ये रस्सी नहीं होती तो वो बीच में आ जाता, मतलब सेंटर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो सेंटर की मतलब जो पत्थर है वो किस तरफ फोर्स लगा रहा है? तो सेंटर की तरफ फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बट कंटिन्यूस रोटेट होने की वजह से उसका ये फोर्स एक्ट नहीं करता। इसीलिए जैसे हम लोग स्पीड कम करते तो देखो पत्थर सेंटर की तरफ आके हमारे नजदीक आ जाएगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली बोलते हैं ना, एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर या एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है सेंटर की तरफ। ओके, तो ये चीज़ को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब द फोर्स दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, जो फोर्स सेंटर की तरफ आता है। ठीक है, सेंटर की तरफ कलेक्ट होता है, वो फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स को सेंट्रीपिटल का मीनिंग होता है सेंट्रल सीकिंग, सेंटर की तरफ आने वाला। और चीज़ इसमें एक बार तुम लोग को नोट कराऊँ तो कि जब ये घूमेगा पत्थर, ठीक है, और सपोज अचानक एक पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट पे वो पत्थर रस्सी से टूट जाता है। अगर वो रस्सी से टूट जाता है तो वो पत्थर कहाँ आएगा? घूम के यहाँ आएगा? बिल्कुल नहीं, वो पत्थर जाएगा सीधा यहाँ पे, इस तरफ स्ट्रेट यहाँ पे उड़ जाएगा पत्थर। क्यों? बिकॉज उसका यहाँ से जो इनके बीच का एक अट्रैक्शन फोर्स था वो खत्म हो जाता है, इसलिए वो टेंजेंशियली वो सर्कल के टेंजेंट में इस तरफ निकल जाता है। अगर यहाँ पे टूट जाता तो यहाँ पे चला जाता, यहाँ पे टूट जाता तो यहाँ पे चला जाता। तो इस तरीके से फोर्स क्या होता है? टेंजेंशियली निकल जाता है। ठीक है, यही चीज़ को उन्होंने कॉइन के एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट मून की अगर हम लोग बात करें तो मून हम लोग को पता है, मून ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, जो कंटिन्यूस अर्थ के अराउंड घूमते रहता है। ओके, तो अर्थ के अराउंड जब भी मून घूम रहा है, देखो तो ये सेम प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है। ये अर्थ है,
ठीक है, और ये अर्थ के अराउंड मून कंटिन्यूस घूमता है, मून कभी रुकता नहीं, ठीक है, तो मून कभी रुक रहा नहीं है, तो इसीलिए ये फोर्स जो अभी देखो ये भी अगर पत्थर इधर रुक जाता तो सेंटर की तरफ आ जाता, तो मून कभी रुका नहीं, तो मून कंटिन्यू घूमते रहता है, इसीलिए इनके दोनों के बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कायम वैसे ही रहता है, ठीक है। जो पार्ट पे या फिर जो पॉइंट पे मून अगर रुक जाएगा उस वक्त अर्थ क्या करेगा, उसको खींच लेगा, बट ऐसा कभी होगा नहीं, बिकॉज मून एक सैटेलाइट है, वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे सन के साथ भी होता है, सन और अदर प्लैनेट्स, बिकॉज सन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, प्लैनेट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, तो सन भी क्या करता है, जो अदर ऑब्जेक्ट्स है या अदर प्लैनेट्स जो है वो भी क्या होते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स से अर्थ के साथ, सन के साथ अट्रैक्टेड है, इसलिए वो कभी सन के नज़दीक नहीं जा पाते, ठीक है। वो एक कंटिन्यूस अपने ऑर्बिट में, जैसे ये रस्सी ने कैसे एक रेडियस अपना बनाया, उस तरीके से अपने बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसने ऐसा रस्सी जैसा, मतलब बोलते हैं ना, एक इमेजिनरी एक पाथ बनाया जिसमें हम लोग ऐसा घूमते, जो हमारा प्लैनेट है वो घूमते रहता है, जिस वजह से ये दोनों के बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है, तो इसलिए ये जो मून है वो अर्थ के पास अट्रैक्ट नहीं होता, बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली घूमते रहता है, ठीक है। वो कभी उसका डायरेक्शन आगे पीछे या फिर स्पीड में चेंजेस आता है, बट इट इज़ कॉन्स्टेंटली, मतलब क्या हो रहा है, वो रोटेट, उसका रिवॉल्यूशन कंटिन्यूसली चालू होने की वजह से, अगर चलो मून भी नहीं रिवॉल्व करे तो भी अर्थ का भी कंटिन्यूस रोटेशन तो चालू ही होता है, तो इसलिए इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बट वो एक्ट नहीं होता, इसलिए मून अर्थ की तरफ आता नहीं है। जैसे एप्पल अर्थ के पास आ जाता है वैसा मून अर्थ के पास इसीलिए नहीं आता, बिकॉज वो मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर वो स्टेशनरी होता तो अर्थ क्या करता, उसे खींच लेता। हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चैप्टर का, दैट इज केपलर्स लॉ, ओके। अभी केपलर्स लॉ क्या बताता है वो देखते हैं, तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि बहुत पहले से लोग क्यूरियस थे, मतलब जैसे अर्थ के ऊपर हम लोग रहते हैं, हम लोग के एंसेस्टर्स जो वो पहले से क्यूरियस थे सोलर सिस्टम के बारे में जानने के लिए, प्लानिटरी मोशन के बारे में जानने के लिए, उन्होंने बहुत से रिसर्च किए। इनफैक्ट गलीलियो के पहले भी, जब भी गलीलियो ने टेलीस्कोप एंड वगैरह इन्वेंट किया, उसके पहले से लोग अपने अपने इन्वेंशन एंड अपने अपने रिसर्च ये टॉपिक पे कर रहे थे। तो बाय 16th सेंचुरी हमारे पास इनफ डेटा एंड इनफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। जॉन्स केपलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी प्लानिटरी मोशन को स्टडी किया था और उनके बेसिस पे उन्होंने एक अपना थियरी, अपना एक ऑब्जर्वेशंस का जो कंक्लूजन है वो बनाया था, ठीक है। उन्होंने 3 लॉ स्टेट किए थे। व्हाट इज फर्स्ट लॉ, तो इसको बोलते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ। क्या बताता है केपलर्स फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, मतलब जो प्लैनेट का ऑर्बिट होता है ना, जिसमें प्लैनेट घूमता है, इज एन एलिप्स। वो कैसा होता है, एलिप्टिकल होता है, गोल होता है। एलिप्स मीन्स अंडे जैसा होता है, कैसा होता है, अंडे जैसा, विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, ठीक है। अभी देखो सर्कल में गाइस, जो सर्कल होता है ना, सर्कल यहाँ पे बताता हूँ, ओके। सर्कल जो होता है उसमें एक सेंटर होता है, ये सर्कल है, इसमें एक सेंटर है। तो जो एलिप्स होता है ना गाइस, ये 2 सर्कल का एक बोलते हैं ना मिक्सचर बोल सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो इसमें ये 2 फोकाई होते हैं, ये 2 फोकस पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 फोकस पॉइंट है, तो केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं कि जो अर्थ नहीं, जो हर प्लैनेट का एक ऑर्बिट है ना, ये ऐसा एलिप्स के फॉर्म में, ठीक है, एलिप्टिकल है। और एलिप्टिकल होने के बाद भी जो एलिप्स में जो 2 फोकाई होते हैं ना, उसमें से एक फोकाई ये सन की पोजीशन बताता है। वो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, बट एक फोकाई क्या बताता है, सन की पोजीशन। ये किसने बताया, केपलर्स फर्स्ट लॉ। जैसे कि देखो ये एलिप्स है, ये प्लैनेट का ऑर्बिट है, ए ये प्लैनेट है, ओके। और ये 2 अगर उसके फोकस पॉइंट है तो एक फोकस पॉइंट पे क्या रहेगा, सन। तो इस तरीके का सोलर सिस्टम का अरेंजमेंट है, ऐसा केपलर्स फर्स्ट लॉ हमें बताता है। हम लोग देखेंगे केपलर्स सेकेंड लॉ, ओके। अभी केपलर सेकेंड लॉ क्या बताता है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। देखो ये सन है, ये प्लैनेट है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, जो ये वाला लाइन है, फॉर एग्जाम्पल स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल एरिया को कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसको मैं अच्छी तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज प्लैनेट इधर है, ई पॉइंट पे प्लैनेट है, ठीक है। 1 घंटे बाद ये प्लैनेट आ गया एफ पॉइंट पे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पूरे प्लैनेट ने 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये पूरा जो एरिया है, ये वाला पार्ट पूरा क्या किया उसने, इतना एरिया कवर किया, ठीक है। तो अगर ये वाला जो पोर्शन है ऐसा जो ट्रायंगल जैसा थोड़ा फार बन रहा है, ठीक है, इसका मैंने अगर एरिया निकाला तो मुझे इसका एरिया मिला 120 फॉर एग्जाम्पल, ओके। फिर एक दिन प्लैनेट यहाँ पे था, ठीक है, प्लैनेट यहाँ पे था, 1 घंटे बाद ये प्लैनेट यहाँ पे आ गया, ओके। 1 घंटे ये प्लैनेट यहाँ पे था, 1 घंटे बाद प्लैनेट यहाँ पे आ गया। तो 1 घंटे में डी से लेके सी तक प्लैनेट ने इतना एरिया कवर किया, ठीक है। ये पार्ट का अगर मैंने एरिया निकाला, जो ये शेप है,
तो एरिया आया 120। प्लैनेट एक दिन यहाँ पे था, 1 घंटे में प्लैनेट यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। तो इतना एरिया कवर किया, मैंने इसका एरिया निकाला, एरिया निकला 120। इससे क्या चीज़ पता चली कि अगर 1 घंटे का इंटरवल मैंने लिया, इक्वल इंटरवल लिया, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, तो अगर 1 घंटे में मैंने देखा तो ये प्लैनेट ने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर किया, ये कितना डिस्टेंस कवर किया 120। फॉर एग्जांपल जितना इधर कवर किया उतना ही उधर रहेगा, उधर इतना रहेगा, ठीक है। अगर मैंने समझो प्लैनेट यहाँ पे, ठीक है, 1 घंटे बाद प्लैनेट यहाँ पे आ जाते हैं, तो मतलब ये अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ ये पूरे पार्ट का, तो कितना रहेगा, उतना ही रहेगा जितना ये पार्ट का है, ये पार्ट का, ये पार्ट का, बिकॉज ये भी 1 घंटे के इंटरवल का, मतलब 1 आवर के इंटरवल का ये मार्किंग्स है, ठीक है। तो इससे क्या समझा कि इक्वल एरिया, ये इक्वल एरिया इक्वल एरिया इक्वल एरिया प्लैनेट कवर करता है इक्वल टाइम में, 1 ही घंटे का। अगर समझो मैंने यहाँ पे 2 घंटा पकड़ा रहता, यहाँ पे 1 घंटा पकड़ा रहता, तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आता। क्यों? बिकॉज देयर इज नॉट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रहेगा तभी इक्वल एरिया रहेगा। अभी मैंने अगर यहाँ पे 1 घंटा पकड़ा तो यहाँ पे भी मैंने 1 घंटा पकड़ा, तो इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होता है। ये किसने बताया? तो केपलर्स सेकेंड लॉ ने। लॉ, ओके। अभी केपलर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है? द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। व्हाट इज पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन? तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन की मतलब वो पर्टिकुलर प्लैनेट को वहाँ पे पूरा एक रिवोल्यूशन करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो उसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, ओके। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ओके। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन के अराउंड रिवोल्यूशन करते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। मतलब कि देखो कि ये जो सन है, सन और ये सपोज यहाँ पे प्लैनेट है, तो प्लैनेट से सन अगर समझो एक पूरे इसमें, अगर पूरे रिवोल्यूशन में अलग अलग, यहाँ पे डिस्टेंस अलग रहेगा, यहाँ पे अलग रहेगा, यहाँ पे अलग रहेगा, हर जगह पे अलग रहेगा, तो ये जो डिस्टेंस अलग अलग आ रहे हैं उसको हम लोग मीन निकालते हैं, जिसको हम लोग आर बोलते हैं। तो मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से प्लैनेट का यहाँ पे अलग डिस्टेंस है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग, हर जगह पे अलग है, तो ओवरऑल जो ये डिस्टेंस आ रहे हैं उसका हम लोग क्या लेते हैं? मीन लेते हैं, तो उसको हम लोग आर बोलते हैं। एंड टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करने को कितना टाइम पीरियड लगता है उसको हम लोग टी बोलते हैं। तो ये एक रिलेशन केपलर्स थर्ड लॉ रिलेशन देता है, दैट इज स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टी इज द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, उसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। क्यूब ऑफ आर इज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, मतलब ये सामने सामने है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, उस तरीके से, ठीक है। तो ये आर क्यूब यहाँ पे जाके डिवाइड में आ जाता है और इधर हम लोग के कांस्टेंट ले लेते हैं, ये के इज कांस्टेंट, तो के इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ का जो रिलेशन हम लोग को देता है, के इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। वापस एक बार बोलते हैं, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बाय टी इज द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन around the sun is directly proportional to the mean distance of planet from the sun, cube of mean distance of planet from the sun। तो इस तरीके से हम लोगों ने केपलर्स के 3 लॉ देखे, और केपलर्स के 3 लॉ गाइस एग्जाम में आते हैं, तभी आपको ये डायग्राम भी बनाना है और ये तीनों लॉज को, उसकी जो तीनों लॉज की जो डेफिनेशन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है।